नीतीश की कानून व्यवस्था पर बैठक। पटना और नालंदा में गोलीबारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बिहार में कानून व्यवस्था और बाढ़ की स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। विपक्ष द्वारा लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच यह बैठक अहम मानी जा रही है। हाल ही में पटना और नालंदा में गोलीबारी से दहशत फैली है। समस्तीपुर में वनवीरा पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एनआईटी पटना की छात्रा ने आत्महत्या की। सीएम नीतीश आज पटना के गाय घाट में गंगा नदी की बाढ़ का निरीक्षण भी करेंगे। रांची से पटना और भागलपुर के लिए 3 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेनें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की परीक्षा के मद्देनजर बिहार से 2 दिन एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रांची से पटना और भागलपुर के लिए ये ट्रेनें 21 और 22 सितंबर को चलेगी। यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है। बड़ी संख्या में बिहार के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बिहार में आर्थिक विकास तेज। प्रति व्यक्ति आय 7,584 रुपए बढ़ी। बिहार में आर्थिक विकास ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज की गई है। 2022 से 23 में प्रति व्यक्ति आय 59,244 रुपए थी, जो 2023 से 24 में बढ़कर 67,828 हो गई है, यानी एक साल में 7,584 रुपए की बढ़ोतरी। साथ ही राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में भी 14.5% की वृद्धि हुई है। यह जानकारी केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में दी गई है। बिहार के शिक्षकों को झटका। ट्रांसफर में होगी अब देरी। बिहार के शिक्षकों के लिए झटका देने वाली खबर है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे तबादलों में और देरी होगी। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए बनाई जा रही नई नीति पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और इसमें संशोधन पर चर्चा जारी है। पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया था कि नई ट्रांसफर पॉलिसी इसी महीने आएगी, लेकिन अब इसमें देरी की संभावना है। दरभंगा एम्स का शिलान्यास अगले महीने। पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे नींव। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास अगले महीने करेंगे। बिहार सरकार ने एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराई है, लेकिन यह लॉ एंड ऑर्डर होने के कारण पानी भरने का खतरा रहता है। इसके समाधान के लिए आईआईटी दिल्ली को विशेष डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि पानी भरने के बावजूद अस्पताल संचालन में कोई दिक्कत न हो। एम्स के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बिहार जमीन सर्वे 36 लाख स्वघोषणा पत्र दाखिल हुए। बिहार में भूमि सर्वे एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अब तक करीब 36 लाख लोगों ने स्वघोषणा पत्र जमा किए हैं, जिनमें से 25 लाख ऑफलाइन और 11 लाख ऑनलाइन जमा किए गए हैं। शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने भूमि सर्वेक्षण की समीक्षा करते हुए कहा कि सर्वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चल रहा है। कुछ स्वार्थी तत्व अफवाह फैला रहे हैं, जिन पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है। 444 अंचलों में स्वघोषणा का काम और 43,041 गांवों में सर्वेक्षण जारी है। ड्रोन से होगी बिहार की नदियों की बहाव की निगरानी। राज्य में अब ड्रोन से नदियों के बहाव की निगरानी होगी। मानसून से पहले और बाद में नदियों के जल प्रवाह का अध्ययन किया जाएगा। जल संसाधन विभाग इसके लिए कार्य योजना बना रहा है, जिससे अचानक पानी बढ़ने वाली नदियों की प्रकृति को समझा जा सके। कई बार नदियों का पानी अप्रत्याशित रूप से घटता बढ़ता है, जिससे विशेषज्ञ भी हैरान हैं। 42 दिन के बाद काम पर लौटे कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स ने 42 दिन के बाद शनिवार सुबह आंशिक रूप से काम करना शुरू किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में उन्होंने काम बंद किया था। अब आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में काम शुरू हो गया है, लेकिन ओपीडी सेवाओं में काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि वे आंशिक रूप से ही ड्यूटी पर लौटे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी बांटे गए थे तिरुपति के लड्डू। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तिरुपति के लड्डुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया था। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड से 1 लाख लड्डू भेजे गए थे। हालांकि तिरुपति के लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले घी को लेकर एक जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें मिलावट की आशंका जताई गई है। आचार्य सत्येंद्र ने कहा है कि सभी लड्डू श्रद्धालुओं में बांट दिए गए थे और यह मामला साजिश की ओर इशारा कर रही है।
धारावी में मस्जिद का अवैध हिस्सा ढहाने पहुंची बीएमसी की टीम। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची है, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है और नारेबाजी कर रहा है। बीएमसी ने मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का नोटिस पहले ही भेज दिया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। टीम के पहुंचते ही लोग इकट्ठा होने लगे और प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन बातचीत के लिए बुलाया गया। एनसीपी के दोनों गुटों को मिले नए चुनाव चिन्ह, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शरद पवार खेमा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों को नए चुनाव चिन्ह दिए जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है। शरद पवार ने निर्वाचन आयोग के 6 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अजीत पवार के गुट को राकंपा के असली समूह के रूप में मान्यता दी गई थी। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हो गए अशोक चौहान के 3 करीबी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम अशोक चौहान के बहनोई भास्कर राव पाटिल खतगांवकर, उनकी बहन डॉक्टर मीनल पाटिल, पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकर्णा ने कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भास्कर राव बिना किसी पद के लालच के ही पार्टी में शामिल हो गए हैं। नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव वसंत चौहान के निधन के बाद होंगे। बीजेपी ने कुमारी शैलजा को दे दिया ऑफर, मनोहर लाल खट्टर बोले। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को ऑफर दे डाला है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से कहा कि संभावनाओं का संसार है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सही समय पर सब कुछ साफ हो जाएगा। यह भी बताया कि कांग्रेस में शैलजा का अपमान हुआ है। आप बीजेपी को भी समर्थन दे सकते हैं, केजरीवाल से बोली कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सक्रियता से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केजरीवाल को लेकर गंभीर बयान दे दिया है। अल्वी ने आशंका जताई है कि शायद बीजेपी ने ही अपनी एजेंसियों से कहकर अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाई है, ताकि वह हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर सके। अल्वी का यह बयान केजरीवाल के यमुनानगर में दिए गए बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन सकती। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने मंच पर मार दी बुजुर्ग को लात। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी एक नए विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा की रैली में मंच पर चीका शहर के एक बुजुर्ग को लात मारी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने मांग की है कि सांसद जयप्रकाश बुजुर्ग से माफी मांगे। जयप्रकाश की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली की सबसे युवा सीएम होंगे आतिशी, राष्ट्रपति ने किया नियुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। आज शाम आतिशी और उनके 5 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहले केवल आतिशी की शपथ लेने का फैसला था, लेकिन अब सभी मंत्री भी शपथ लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला और सबसे युवा मुख्यमंत्री बनेंगी। नेकां का झंडा कश्मीरियों के खून से लाल, इंजीनियर राशिद के बेटे ने बोला हमला। कश्मीर में चुनावी माहौल के बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाल झंडा कश्मीरियों के खून से सना हुआ है। इस पर नेका के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने जवाब दिया कि नेका में कश्मीर में लोकतंत्र और पहचान की रक्षा के लिए कई कुर्बानियां दी है। उन्होंने कहा कि यह झंडा उन बलिदानियों का प्रतीक है जिन्होंने आतंकियों के आगे झुकने के बजाय अपनी जान दी। झारखंड में 2 दिन के लिए अचानक क्यों बंद कर दिया गया इंटरनेट। झारखंड में 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने आदेश जारी किया है। यह निर्णय जेएसएससी के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए लिया गया है, क्योंकि सरकार को आशंका है कि असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैला सकते हैं। सोरेन सरकार की सौगात, धान के एमएसपी पर बोनस।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100 रुपए का बोनस देने का निर्णय लिया गया है। यह बोनस खरीफ विपणन मौसम 2024 से 25 में मिलेगा। इसके लिए खाद्य विभाग को 60 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही संविदा कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी का भी फैसला हुआ है। लोकतंत्र में शासक असहमति बर्दाश्त करता है, नितिन गडकरी बोले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि शासक अपनी खिलाफ उठाई गई आवाजों को बर्दाश्त करे और आत्मचिंतन करे। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में एक पुस्तक विमोचन समारोह को बोलते हुए उन्होंने लेखकों और बुद्धिजीवियों से निडर होकर अपनी राय रखने की अपील की। गडकरी ने कहा कि हमारे देश में मतभेद समस्या नहीं है, बल्कि मत का अभाव एक बड़ी समस्या है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी का दक्षिणपंथी है, न ही वामपंथी बल्कि अवसरवादी है। मणिपुर में म्यांमार से घुसे 900 आतंकवादी, खुफिया रिपोर्ट में दावा। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बताया गया कि म्यांमार से लगभग 900 आतंकवादी मणिपुर में घुसपैठ कर चुके हैं, जो किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे हैं। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि क्योंकि आतंकवादियों के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। म्यांमार से सटे पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये आतंकी ड्रोन और मिसाइल चलाने में भी सक्षम है। सभी जिलों के एसपी और पुलिस अधिकारियों को यह खुफिया जानकारी भेजी जा चुकी है। पीएम मोदी यूएस के लिए रवाना, क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। डेलावेयर के विल्मिंगटन में वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन 21 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेता एकत्रित होंगे। इस बैठक में गाजा और यूक्रेन के संघर्षों पर चर्चा के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बढ़ाने की तरीकों पर भी विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं, जहां वे क्वाड सहयोगियों से मिलेंगे और कैंसर रोगियों के लिए नई योजनाओं पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी होगी। पीएम मोदी अक्टूबर में देंगे बड़ी सौगात, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना होगी लॉन्च। केंद्र सरकार अक्टूबर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करने जा रही है। इस योजना में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोग शामिल होंगे, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कोई भी हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि अक्टूबर में शुरू की जाने वाली इस विस्तारित योजना से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के लिए 6 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। गांधी जयंती पर किसानों के लिए चौपाल लगाएगी कांग्रेस। किसान कांग्रेस ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर गांव में चौपाल लगाने का फैसला किया है, जिसमें महात्मा गांधी के विचारों और भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर चर्चा होगी। यह निर्णय किसान कांग्रेस की कार्यशाला में लिया गया है, जिसके नेतृत्व जगदीश सिंह ने किया है। कांग्रेस नेता विश्वजीत सिंह ने कहा कि किसान कर्ज में डूब रहे हैं, लेकिन कर्ज माफी नहीं हो रही और भाजपा सरकार में सब्सिडी व छात्रवृत्ति भी बंद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के हैक के यूट्यूब चैनल पर सेवाएं बहाल। सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर शुक्रवार को सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई है। इससे पहले चैनल हैक हो गया था और उस पर क्रिप्टो करेंसी का प्रचार करने वाला एक वीडियो चल रहा था। शीर्ष अदालत ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी किया कि अब चैनल का सीधा प्रसारण फिर से चालू है। यूट्यूब चैनल पर सेवाएं बाधित होने की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है। परमाणु हथियार पर लावरोव बोले, कोई नहीं चाहता न्यूक्लियर युद्ध। रूस के विदेश मंत्री संगई लावरोव परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में कहा है कि कोई भी परमाणु संघर्ष नहीं चाहता। लावरोव ने कहा कि परमाणु हथियारों के बारे में बात करना गैर जिम्मेदाराना और गलत है। विदेश मंत्री की परमाणु हथियारों पर कही गई यह बात पुतिन के करीबी और ड्यूमा के स्पीकर वोलोडिन की कही बात की बिल्कुल अलग है। वोलोडिन ने कहा था कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी वाली मिसाइलों की आपूर्ति करते रहते हैं तो उनसे रूसी जमीन पर हमला होता है, तो फिर हमें परमाणु हथियारों की तरफ रुख करना होगा। यूएस से दोस्ती या चीन से बैर, यूएन सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं हो रही भारत की एंट्री। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है।
लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे 4 स्थायी सदस्य भारत का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चीन सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। भारत चीन सीमा विवाद और चीन का भारत को क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी मानना इस विरोध के प्रमुख कारण है। चीन नहीं चाहता कि भारत भी इस महत्वपूर्ण मंच पर अपनी जगह बनाए। दुबई के मॉल में सलमान खान ने ली दबंग अंदाज में एंट्री। सलमान खान का दुबई से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने दबंग अंदाज में मॉल में एंट्री करते हैं। टाइट सिक्योरिटी के बीच फैंस की भीड़ उन्हें देखकर इकट्ठा हो जाती है, जिससे उन्हें सुरक्षा बाहर निकालना पड़ता है। वीडियो में सलमान कपड़े पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और क्लिप में फैंस उन्हें गले लगाते हैं और उनके बॉडीगार्ड शेरा के साथ भी मिलते हैं। सलमान ने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ कैप पहना हुआ है। ऋषभ पंत ने खतरे में डाला MS धोनी का रिकॉर्ड। भारत के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 128 गेंदों में 109 रन बनाकर शानदार शतक जमाया है। यह उनका टेस्ट करियर का 6ठा शतक है और उन्होंने 638 दिनों बाद टेस्ट मैच खेलते हुए कमाल किया। पंत ने पूर्व कप्तान MS धोनी के साथ किसी भी भारतीय विकेटकीपर द्वारा सबसे अधिक टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड साझा कर लिया है। धोनी ने 90 टेस्ट में 6 शतक हैं, जबकि पंत के 34 टेस्ट में यह हासिल किया गया है। तीसरे नंबर पर ऋद्धिमान साहा हैं, जिनके नाम 3 टेस्ट सेंचुरी हैं। ग्रीन टी में इन चीज़ों को मिलाकर पिए, सेहत के लिए भी है फायदेमंद। ग्रीन टी के स्वाद को बेहतर करने के लिए आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर, नींबू का रस और लाल अंगूर को मिला सकते हैं। 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाने से न सिर्फ स्वाद बढ़ता है, बल्कि यह वजन घटाने में भी मदद करता है। नींबू का रस एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। इसके अलावा एक उबला हुआ लाल अंगूर मिलाने से मिठास और स्वाद बढ़ता है, जिससे ग्रीन टी और भी फायदेमंद बन जाती है।